तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा जिससे आपकी बहुत सारियाँ गलतफहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। और वो किस्सा रिलेटेड है दुबई से। कैसे पूरे 4 दिन मुझे एक बार दुबई एयरपोर्ट की ट्रांजिट लॉन्ज में डिटेन किया गया। कहानी क्या थी मैं आपको आज सुनाता हूँ। आप बहुत बार पूछते हो कि आप बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हो। हमने और भी क्राइम रिपोर्टर देखे हैं, वो कभी इस किस्म की बातें नहीं करती। आप बहुत से लोगों के नाम लेते हो, बहुत से किस्से सुनाते हो। बहुत से लोगों ने कमेंट दिए कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के बातें करता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को जो बिना किसी तर्क के, बिना किसी रैशन के, बिना किसी बेस पे कमेंट करते हैं, तो मैं या तो कमेंट डिलीट करता हूँ, और या अगर कहीं उनकी वो परिभाषा भाषा सही नहीं होती तो मैं उन लोगों को निकाल भी देता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी है। मैं चाहता हूँ आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन साथ में रीज़न दीजिए। सिर्फ ये कह देना कि आप झूठ बोल रहे हो और बंद कर देना, ये बदतमीज़ी है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साथ में लिखिए कि सच्चाई क्या थी, मेरी बात कहाँ गलत थी। अब मैंने 40-45 साल लगाए इस फील्ड में, इतने साल मुंबई में रहा हूँ, और ज़ाहिरा तौर पे मुझे बहुत से लोग जानते होंगे। इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, कितने मैंने पुलिस कमिश्नर देखे, कितने सीबीआई के डायरेक्टर देखे, कितने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देखे। अब कवर करते आपका डे टू डू बेसिस पे उनके साथ वास्ता पड़ता है। अब सब पुलिस स्टेशन के ले दे के मुंबई के उन दिनों में 33 पुलिस स्टेशन थे, और 33 उनके सीनियर थे, और 3 साल उनकी टेन्योर होती थी। आप क्या ये कहना चाहते हो कि 3 साल में मैं उन 33 लोगों को नहीं मिला हूँगा? मेरा तो जॉब था, काम था, मैं तो नौकरी कर रहा था। अगर 3 साल में 33 लोगों को मिलना असंभव है, झूठ है, तो ये उन लोगों की गलती है जो कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। शक करना अच्छी बात है, करना चाहिए। आप किंतु परंतु नहीं करोगे तो हकीकत तक नहीं पहुँचोगे। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसे ही स्वीपिंग कमेंट दे के आप ये चाहो कि दूसरे को नीचा दिखाना चाहते, वो बात गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो दाऊद के और ये सब बातें लेके कमेंट करते थे, उनको मैं कहानी सुनाता हूँ आज। ये बात है 91 की। मुंबई के पॉश एरिया बांद्रा, पाली हिल बांद्रा में एक बहुत फेमस डांस बार हुआ करती थी, उसका नाम था कमांडो बार। जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं वो सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं उस बार के मालिक का नाम भूल गया, सिंधी था वो, लेकिन बढ़िया इंसान था, सच्चा आदमी था। वो अपना धंधा चलाता था, पुलिस वालों से मिल के, द्रोहियों से मिल के, और भी सैकड़ों लोग चलाते थे, वो भी चलाता था। लेकिन मुझे उसका एक दिन फ़ोन आया कि परमार साहब, मेरे यहाँ उसका होटल भी था पाली हिल पे, और नीचे बेसमेंट में शायद उसकी बार चलती थी। मैंने देखी नहीं, दांत वात मैं कभी जाता नहीं था देखने, लेकिन ऊपर उसका होटल था, रेस्टोरेंट थे, रहने के कमरे थे, साफ सुथरे कमरे थे। कि हमारे यहाँ एक दुबई से शेख आया हुआ है और वो ठहरा हुआ है, और 10-12 लोग जिनमें से ज़्यादातर पंजाबी हैं, उनके साथ मीटिंग हो रही है, और कुछ गर्मा गर्मी की बातें हो रही हैं। शायद आपके लिए अच्छी खबर हो, आप आ जाइए, मैं आपकी चुपके से उनसे मुलाकात करवा देता हूँ।
तो मैं कहीं आसपास में था, 1.5-2 घंटे में पहुंच गया। तब तक उनका शायद झगड़ा बगड़ा खत्म हो गया था और वो नीचे डांस देखने चले गए। वो दुबई का शेख और ये लोग जो उसके साथ, जिनका कोई लेन देन की बात चल रही। तो मैं अपने उस पंजाबी सिंधी, वो उसका सरनेम शायद पंजाबी था वो सिंधी, राम पंजाबी जैसे इस किस्म का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन कमांडो होटल बहुत मशहूर है, आप कहीं सर्च भी करोगे शायद मिल जाएगा आपको। तो मैं उसके साथ बैठा रहा उसके ऑफिस में। तो उसने जो मुझे बातें बताई मैं सुन के चौंक। कहता कि ये शेख जो है ये दुबई से वीज़ा लेके आता है और बहुत से लोगों को झांसा देता है कि मैं तो आपके 100 आदमियों को दुबई में इलेक्ट्रीशियन लगवा दूंगा, 100 आदमियों को प्लम्बर का मेरे पास काम है, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इस किस्म के वर्कर्स का काम है, क्रेन ऑपरेटर चाहिए, इस किस्म की जो उस ज़माने में क्रेज़ था दुबई जाने का। जैसे आजकल लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, उस समय दुबई सबसे बड़ा क्रेज़ था और उसके बाद मस्कट, ओमान, शारजा वगैरह ये साथ में चलता। देखो दुबई वॉज द मेन अट्रैक्शन। तो मैं उसके पहले दुबई बहुत बार जा चुका था, बहुत से लोग मुझे जानते थे, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम, सब जानते थे। छोटा शकील को मैं कभी मिला नहीं था, वो शायद दुबई में होता भी होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी सब लोग थे। छोटा राजन था, दूसरे थे, और भी बहुत सारे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले मेरे यार दोस्त थे। इतनी बार दुबई गया था। तो 1-1.5 घंटे के बाद ये सब लोग डांस वास देख के ऊपर रेस्टोरेंट में आके बैठते हैं खाना खाने के लिए। और जब वो राम पंजाबी शायद नाम था उसका होटल का जो मालिक था, वो मुझे साथ में लेके जाता है तो वहीं उनके साथ बैठा देता है। और देखिए कोइंसिडेंस कैसे होता है कि उन 10-12 लोगों में से 2 लोग मेरे पहचान के निकल आए। एक का नाम था पाला, पूरा नाम पता नहीं क्या है, वो साइन कोलीवाड़ा का रहने वाला था, पाला नदरा जो, वो उसका एक भाई था लादा, वो उसके साथ। लादा पाला की जोड़ी बहुत मशहूर थी, एयरपोर्ट पे काम करते थे, कोरियर का, फॉरेन एक्सचेंज का, ये वो सब। छोटा राजन के साथ मिल के, उसके पहले पूरी जब दाऊद गैंग था पूरा, छोटा राजन उनके साथ ही था उस समय। तो उसमें सब ये काम करते। श्रीकांत मामा जिसका किस्सा हमने सुनाया वो भी इनके साथ था। तो लादा पाला का नाम पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे मशहूर था। वो भी आप कहीं से कंफर्म कर सकते हो। लादा पाला की जोड़ी सगे भाई थे, साइन कोलीवाड़ा के रहने वाले थे, लेकिन उसके बाद पैसे वैसे कमा के ये लोग, पाला ने जुहू तारा रोड पे एक बहुत बढ़िया इमारत में फ्लैट ले लिया और लादा भी कहीं अंधेरी साइड में उसने भी फ्लैट ले लिया, कोलीवाड़ा छोड़ दिया। लेकिन उनके रिश्तेदार बाकी यार दोस्त सारे साइन कोलीवाड़ा में रहते थे। तो बहुत सालों से जानते थे मुझे। जब मैं रिपोर्टर नहीं था तब से भी मुझे ये दोनों भाई जानते थे और रिपोर्टिंग के टाइम पे एयरपोर्ट की बहुत सारी खबरें मुझे देते रहते थे, क्योंकि इनके आदमी 24 घंटे एयरपोर्ट पे रहते थे। कहाँ किसकी चोरी हुई, कहाँ झगड़ा हुआ, क्या हुआ, कहाँ स्मगलिंग का माल पकड़ा गया, कहाँ सीजर हुआ, तो ये सब खबरें मुझे ये भाई लादा और पाला, नंदरा जो उनका सरनेम था, पंजाबी थे। बाद में उसी समय पे पाला नंदरा जोग ने खार में एक इम्पोर्टेड गुड्स की दुकान भी खोली थी है। तो वहाँ बैठे हुए उस कमांडो होटल में पता चला इनके साथ बैठ के कि उस आदमी ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया उस ज़माने में इन सब लोगों से ले लिया था कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको वर्कर वहाँ भेजने के लिए वर्क परमिट या जिसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहते हैं वो मैं आपको भेज दूँगा। और कई महीने हो गए थे इस बात को, कई बार वो आदमी आया दुबई से, कई बार गया, तो लेकिन कभी वीज़ा नहीं आ रहा था, किसी का बेवकूफ़ बना रहा था सबको। तो
बीइंग अ रिपोर्टर, मैंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरे लिए अखबार में खबर छापना कि दुबई का एक शेख मुंबई के लोगों से 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुका है, लेकिन एक भी वीज़ा आज तक नहीं दिया। मैं वो सोच रहा था जब इस किस्म की हेडलाइन मेरे अखबार में छपेगी तो बहुत धमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, मेरा नाम चमकेगा। और इसमें राम पंजाबी का कोई लेन देन, कोई रोल नहीं है। वो तो उसके होटल में ठहरा था, लोगों ने पैसे लेने थे, उसको मिलने पहुंच गए। लेकिन मेरे सोर्सेस थे, उनमें से वो कमेडो होटल का मालिक भी एक था, जो जब इस किस्म की कोई खबर हरकत होती थी तो मुझे इन्फॉर्म कर देता था। ऐसे और भी बहुत सारे कम से कम 50-55 बार वाले लोगों से मैंने रिश्ते बना के रखे थे। कुछ खबर जैसी बात आपके पास कभी आए तो मुझे बता देना। तो ये मेरा एक तौर तरीका था, मैं बहुत लोगों से बना के रखता था, मिलता जुलता था। खैर, तो वहाँ पे जब मैं उस शेख से सवाल जवाब करना शुरू किया, अच्छी अंग्रेज़ी बोलता था, अच्छी हिंदी बोल लेता था, तो मुझे पूछता है सामने से सवाल, आप कभी दुबई आप गए हो कभी? मैंने कहा बहुत बार गया हूँ। तो बोलता अब दुबई आके दिखाना, मैं आपको देखता हूँ, आप बहुत अकड़ दिखाते हो, पत्रकार जर्नलिस्ट क्या होता है, आई डोंट केयर फॉर एनी रिपोर्टर। मैंने कहा ठीक है भैया, मत केयर करो, मैं नहीं आऊँगा दुबई। खैर, ये बात हो गई। मैंने वो खबर अखबार में छाप दी और उसके बाद ये आदमी अपना सामान वमान होटल में छोड़ के बड़े तरीके से मुंबई भागने से कामयाब हो गया और अपने होटल में कोई उस ज़माने में 1.5-2 लाख रुपया भी छोड़ के चला गया। बस उसको जब सुबह जब खबर छपी अखबार में तो उसको लगा मैं कहीं पकड़ा नहीं जाऊं, मुंबई पुलिस मुझे पकड़ नहीं ले। वो जान बचाने के चक्कर में भाग गया और आधा पूरा सामान अपना छोड़ गया था। 2-3 बड़े बड़े सूटकेस थे, वो सब होटल का पैसा देना था वो भी नहीं दे के गया, और कुछ जो ट्रैवल चेक वगैरह थे इस किस्म का सब वो छोड़ गया भाई और भाग गया। अब दोस्तों, मुझे 3 साल के बाद 92 के नेक्स्ट ईयर मुझे बड़ी ज़रूरी काम से दुबई जाना पड़ा और मैंने अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट की वहाँ पे कि मेरा वीज़ा लगवा देना। वीज़ा क्या होता था, वहाँ पे लोग पेपर फॉर्म भरने होते थे एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन को सबमिट करते थे कि मैं इस आदमी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। और जैसे हमारी फ़्लाइट दुबई पहुँचती थी, इमिग्रेशन काउंटर पे जाते थे, वो हमारा पासपोर्ट देख के नाम देखते थे, वो फाइल में से जिस आदमी ने हमें स्पॉन्सर किया होता था वो टैली करते थे डॉक्यूमेंट के साथ, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब देख के, तो वो ठप्पा लगा देते थे जाइए, तो दुबई में एंट्री मिल जाती थी। तो वो जो स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट थे, वो जिस शख्स को मैंने बोले थे वो वहाँ पर रेस्टोरेंट चलाता था, पंजाबी था, सरदार जी था। पहले भी 2-3 बार उसने मेरे स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स किए थे। मैंने कभी डी कंपनी, दाऊ, छोटा राजन, ये वो इनसे कभी भी अपनी दुबई की वो जो वीज़ा लेने के लिए जो स्पॉन्सरशिप होती है वो कभी इनसे नहीं करवाई। काफ़ी बार जो दिल्ली दरबार के जो जाफर भाई जो मालिक थे उन्होंने अपने होटल की तरफ से किया, लेकिन बाद में मैंने वो भी बंद कर दिया था कि छोड़ो इनको क्या बार बार कहना है। तो मैं और जो दोस्त है बने उनसे कह देता था। तो बेदी, उस सरदार जी का बेदी सरनेम था शायद, उनका शेर पंजाब या हिंद पंजाब या सिंध पंजाब, एक किस्म का सिंध पंजाब रेस्टोरेंट चलता था, उन्होंने स्पॉन्सरशिप मेरा किया। मैं जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पहुंचता हूं तो इमिग्रेशन काउंटर पे जाता हूं तो वो पूरा फाइल देख के वो, और वहाँ पे इमिग्रेशन वाले कोई यूनिफॉर्म वगैरह पहन के नहीं खड़े होते थे उन दिनों में, वही अरब किस्म का लबाता, उसी किस्म का वो सर पे वो उसके ऊपर वो काला सा बैग लगाए हुए, तो वो खड़े रहते थे। बोलता आपके पेपर नहीं आइए, आप वेट कीजिए, और मुझे वापस भेज दिया ट्रांजिट
उसमें ट्रांजिट सेंटर में। एयरपोर्ट के अंदर एक ट्रांजिट एरिया होता है जहाँ पे आप जब बाहर से आते हो और बाहर निकलना होता है तो वो एक नो मैन लैंड की तरह ट्रांजिट एरिया होता है जहाँ आप मतलब ना तो उस देश के होते हो ना अपने देश के होते हो, एक नो मैन लैंड में होते हो जहाँ आपको कुछ नहीं किया जा सकता, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपको पकड़ा नहीं जा सकता, तो आप वहाँ रह सकते हो। तो वो दैट्स अ डिफरेंट प्लेस इन एयरपोर्ट, अलग किस्म की एक जगह हो। वहाँ रेस्टोरेंट हैं, नहाने धोने का बंदोबस्त है, थोड़े से रहने के कमरे भी होते हैं, नहीं तो बेंच सोफ़ा सेट वगैरह लगे होते हैं, वहाँ सो जाओ आप। बहुत से लोग होते हैं जिनकी वीज़ा की प्रॉब्लम होती है तो वो जो ट्रांजिट में रहते हैं, कई दिन लग जाते हैं। और यहाँ दुनिया भर में तो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि कई लोग उस ट्रांजिट एरिया में महीनों तक भी रहे। एक फिल्म भी बनी थी हॉलीवुड की, बड़ी हिट हुई थी, एक वो फ्रांस के एयरपोर्ट पे ट्रांजिट एरिया में 1 साल, कितने साल रहा एक शख्स है। तो मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि आपके पेपर नहीं आए। तो उस ज़माने में कोई मोबाइल फ़ोन ये तो नहीं था, तो मैंने वो जो पब्लिक फ़ोन होते थे उसमें वो सिक्का डाल के, तो मैंने अपने उस सरदार जी को फ़ोन किया, सिंध पंजाब वाले को। तो मैंने कहा मेरा आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। बोलते कर दिए जी, मेरे पास ये सर्टिफिकेट कॉपी पड़ी है उनका ठप्पा लगे हुए, मैंने तो कल ही कर दिए थे 1 दिन पहले, तो आप ज़रा चेक कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है। मैं थोड़ी देर के बाद जब रश कम हुआ तो मैं वो इमिग्रेशन स्टाफ के पास फिर गया, बताया कि मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की है, ये उनका नाम है, ये उनका टेलीफोन नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिए। उनका कहना है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो मुझे वीज़ा देना चाहिए बाहर जाने का, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे मिलना है किसी से। उसने बिना पेपर चेक किए बहुत र्यूडली मुझे बोला वहाँ बैठ जाइए ट्रांजिट में जाके, आपको बोला ना आपका पेपर नहीं आया है। वो हिंदी बोल लेते थे, आध पचद्दी इंग्लिश भी बोल लेते थे टूटी फूटी, और बड़ी मिक्स सी भाषा में बात करते थे इमिग्रेशन वाले दुबई में उन दिनों में। तो मुझे बहुत झाड़ के बुरी तरह ट्रीट करके मुझे वापस ट्रांजिट में भेज दिया। जब आएगा आपको बुला लेंगे, आई नो योर नेम बलजीत परमार, डोंट डिस्टर्ब अस, ऐसा करके झाड़ वाड़ के मुझे वापस भेज। और जो मेरा सामान जो आया था सब, वो मैं नीचे जाऊंगा तो मैं बेल्ट से जाके अपना सामान क्लेम करूंगा, मेरे कपड़े मेरा सामान सब दूसरी जगह है, और मैं खाली हाथ, मेरा पासपोर्ट और मेरा पर्स मेरे हाथ में, और मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, लीड़ा नहीं, कुछ नहीं, लगता नहीं, करूँ तो क्या करूँ मैं। तो जनाब पूरा आधा दिन निकल गया, रात हो गई। दूसरे दिन सुबह फिर मैंने उन भाई साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा यार पूरी रात निकल गई, 24 घंटे हो गए, वो कहते हैं कि आपने पेपर दिए नहीं। उसने मुझे डरा दिया, बोला आपने शायद कोई इनके साथ कोई पंगा लिया होगा, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा मैं। अब वो कहीं या तो उनसे मिसप्लेस हो गए, तो आप उनको एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से ज़रा पूछना कि अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे तो मैं उनको कह के दूसरे डॉक्यूमेंट भिजवाऊँ क्या, नया दूसरा सेट। मैंने कहा यार आप भेज ही दो ना, उनके कहने की ज़रूरत क्या है, आप दूसरा सेट भेज दो। बोलता नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, वो हमारे साथ खुंदक खाएंगे कि आपको क्या इंटरेस्ट है कि आप इस आदमी को ये बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, कोई ना कोई गड़बड़ है। इतना कह के उसने मुझे डरा दिया। अब जब उसने बोला कोई ना कोई गड़बड़ है तो मैं भी थोड़ा सा अंदर से घबरा, लेकिन जो मेरी नेचर है कि मैंने कोई गलत किया नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मेरा लेना देना क्या है यहाँ दुबई के लोगों से, क्यों मुझे रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार हिम्मत करके, मैं अकेला नहीं था, बहुत से लोग थे वहाँ, औरतें भी थे, बच्चे थे, फैमिलीज थे, जो कई कई दिन से बैठे थे बेचारे। तो वहाँ लाइन लगती थी इंक्वायरी काउंटर पे, मैं भी उसके बीच लाइन में फिर खड़ा हो गया।
फिर उनको जाके पूछा कि भाई साहब मैंने बात किया है अपने स्पॉन्सर से, और कल जो ड्यूटी पे लोग थे उनको मैंने बोला, ड्यूटी चेंज होती रहती थी, कभी कोई। तो जो नेक्स्ट के जो ऑफिसर थे उन्होंने जो एक वो कागज़ों का जो ढेर पड़ा हुआ था वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगा के ट्रे में रखे होते थे, उसने चेक किया और फिर मुझे कहा नहीं आपके नाम का कोई, देखिए मैंने चेक ऑल द डॉक्यूमेंट, इनमें आपके नाम का कोई स्पॉन्सरशिप काफ़ी नहीं है, तो आपके नाम का कोई कागज़ नहीं है, आप अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए। मैंने कहा मैंने उनसे अभी आधा घंटा पहले बात की है, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, आप कहें तो मैं उनको दोबारा सबमिट करने के लिए कहूँ? बोलते नहीं, हमारे यहाँ जो एक बार डॉक्यूमेंट आता है उसकी एंट्री हो जाती है, दोबारा नहीं सबमिट कर सकते। अब मैं फंस गया। अब मुझे उस आदमी की बात याद आने लगी कि आपने कोई पग्गा तो नहीं लिया। तो मैं जब सोचने लगा अकेला बैठा वहाँ पे, अब जो वहाँ पे कमरे थे रहने के वो पैसे दे के लेने पड़ते थे, फ्री में नहीं थे, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। मेरे पास तो लिमिटेड सा पैसा था, इंडियन करेंसी थी जो मैंने एक्सचेंज करवाई वहाँ से, खाने पीने के लिए वहाँ कैंटीन में, चाय वाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। अब थोड़े से पैसे मेरे बचे थे और मैं परेशान कि अगर आज का दिन और रहना पड़े तो मेरे तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे, मैं खाऊंगा कहाँ से? आपको मालूम होगा वहाँ पे सब, हम तो मुंबई में जो उनका आदमी होता तो उसको पैसे दे देते थे, दुबई में जाके वो हमें पैसे दे देता था। तो ये एक इंटरनल अरेंजमेंट होता था उन दिनों में। वो टैक्स वैक्स की इतनी बड़ी बातें होती नहीं, खर्च भी बहुत कम होता था, वो लंबा चौड़ा खर्च नहीं होता था। तो जितना उस समय मुंबई में जो खाने पीने का खर्चा होटल का था उतना ही तकरीबन दुबई में होता था, कोई खास फर्क नहीं था, बल्कि सस्ता पड़ता था कई बार। मुंबई महंगा था और दुबई सस्ता पड़ता था। तो बैठ गया मैं, अब सोचने लगा। अचानक याद आई कि ये कहीं वो जो दुबई का शेख पिछले साल 1.5 साल पहले जिससे मेरी तू मैं हुई थी और उसको मुंबई छोड़ के भागना पड़ा था, कहीं उसने मेरा नाम यहाँ के कंप्यूटर में तो नहीं डाल दिया। तो मैंने कहा खाना वाना जाए भाड़ में। तो मैंने वो जो पैसे बचे थे उनमें से फिर वो इंटरनेशनल कॉल किया वहाँ से एयरपोर्ट से उत्पाला को। मैंने कहा यार मैं दुबई में बैठा हूँ, अब 1 रात और 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पे, मेरा वीज़ा आया हुआ है, लोग बोलते हैं कि मेरे पेपर आ गए, ये कहते नहीं आए। वो जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था अरबी से, उसने कोई पक्का तो नहीं डाला है? बोलता हो सकता है, लेकिन वो तो 1-1.5 महीना पहले मर गया, ही इज़ नो मोर। तो मुझे थोड़ी सी राहत तो हुई उस हालत में। उसके मरना मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी के मरने पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिल सकती है अगर उसने मेरे नाम से कोई कंप्लेंट करके रखी हो कि ये आदमी अगर कहीं दुबई आए तो इसको ज़रा सीधा करना। ऐसे बहुत केस दुबई में हुए हैं। मेरा पहला केस नहीं था तो मुझे टारगेट किया क्या, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग ऐसा करते थे कि मुंबई में जिनके साथ झगड़ा वगड़ा होता था उनका नाम वहाँ पे वो लिस्ट में डाल देते तो उनको हरास किया जाता था, तंग किया जाता था। और मैं क्योंकि पत्रकार था, मेरे पास न्यूज़पेपर का कार्ड था, पहले इतनी बार जा चुका था, पासपोर्ट पे ठप्पे लगे हुए थे, आधा पासपोर्ट मेरा दुबई के ठप्पों से भरा हुआ था। तो थोड़ा सा वो इमिग्रेशन वाले बड़ा सोच समझ के मेरे साथ बिहेव कर रहे। अब मुझे लगा कि ये उस आदमी ने पकड़ा पाया, वो आदमी जिंदा नहीं है। तो थोड़ी सी हिम्मत हुई कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं है, लेकिन खतरा ये था कि उसने जो कंप्लेंट मेरे नाम की वहाँ की अथॉरिटीज़ को दे के रखी है उसमें लिखा क्या है? कहीं ये तो नहीं लिख दिया कि मैं कोई स्मगलर हूँ, कोई ड्रग स्मगलर हूँ, कोई क्रिमिनल हूँ, कोई बाहर का जसूस हूँ, जब पता नहीं क्या कुछ भी दे सकता आदमी कंप्लेंट में। तो वो बात मुझे चिंता खाई जा रही। अब मैंने अपने लोकल सोर्स को
फ़ोन करना छोड़ दिया कि ये मामला कुछ और है। वो बात नहीं है, ये जानबूझ के मुझे डिटेन कर रहे हैं। शायद उस आदमी को ढूंढ रहे हैं कि उसको बुलाया जाए, उसकी स्टेटमेंट ली जाए, इस आदमी को उसके सामने किया जाए। ये भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि इस आदमी ने मेरे से पैसे लिए थे, मुझे लूट लिया, वहाँ पे मुझे होटल से भगा दिया, मेरे को मारा। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चली। तो मैंने एक दूसरा रास्ता अपनाने की सोची, फैसला लिया। उस समय मिस्टर दयाशंकर कस्टम के बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। उनकी एजेंसी विजेंसी में इधर उधर बहुत उनकी जान पहचान थी, नाम चलता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक उनकी पहुंच थी। मेरे मित्र थे, भाई जैसे, छोटे भाई जैसे थे, 1 साल छोटे थे मेरे। तो मैंने उनको फ़ोन किया अपनी डायरी निकाल के। उस समय हम एक छोटी सी डायरी, टेलीफोन डायरी जेब में रखा करते थे, जिसमें खास खास लोगों के फ़ोन हुआ करते थे। तो मैंने डीएस को फ़ोन किया, दयाशंकर को। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे, ये तीसरे दिन की बात है, 2 रातें और 3 दिन मुझे वहाँ पे हो गए। तो मैंने दयाशंकर साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ फंस गया हूँ, ज़रा देखो चक्कर क्या है। ना तो मुझे कुछ पूछते हैं, ना बता रहे हैं। 2 रात और 3 दिन, तीसरा दिन अभी चल रहा है, मुझे रोक के रखा। बोलते चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दयाशंकर बहुत कम बात करते थे और उनके बोलने से पता चल जाता था क्या करना चाहते। बोलते चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उनके कुछ करता हूँ से मुझे बहुत हौसला मिला। मुझे ये लगा कि अभी कम से कम मुझे यहाँ जाने नहीं देंगे, तो मेरे जो मेरा सामान है, जब कुछ है, मुझे वापस दे दें, मुझे रिपोर्ट कर दे, तो मैं वापस मुंबई चला जाता हूँ। मैंने दुबई से क्या लेना देना। लेकिन इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद भी मैंने दाऊद को फ़ोन नहीं किया, मैंने दाऊद के ऑफिस में फ़ोन नहीं किया और उसके किसी भी आदमी से कोई हेल्प नहीं मांगी। ये मेरा एक असूल था। मैं जब दाऊद की बातें पुरानी अपने एपिसोड में करता था, बहुत सारे कमेंट लिखते थे कि दाऊद ने पता नहीं इसको क्या दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा। तो भाई साहब, आपको ये बताना चाहता हूँ सबको कि मैंने, जब मैं तकलीफ़ में भी था, तो भी मैंने दाऊद से मदद नहीं मांगी। हालांकि यहाँ से छूटने के बाद मेरी दाऊद से मुलाकात हुई और मैंने उसको बताया। वो खैर बाद में बात करते। वो पूरा दिन भी निकल गया। उसके बाद तीसरी रात मुझे उसी ट्रांजिट में बाहर एक लंबे बेंच पे सो के काटनी पड़ी। वही बाथरूम में जाना, नहाना, करना, वही कपड़े पहन रहा हूँ 4 दिन से। अजीब हालत थी, बता नहीं सकता कैसे मैनेज किया मैं। कपड़े कम होते गए, लेकिन नीचे वाले उतार के फेंक दिए, गद्दे हो गए तो ऊपर वाले पहन लिए। तो ऐसे इस किस्म से गुजारा किया। अब वहाँ कपड़ों की दुकान तो थी नहीं जो मैं खरीद लेता नए कपड़े। इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास, वो तो मुझे शहर में जाके मिलने थे। क्या 3 रात हो गई, 4 दिन हो गए। तो दयाशंकर साहब को मैंने फ़ोन किया। फिर मैंने कहा कुछ हुआ क्या, कुछ बंदोबस्त हुआ? बोलते नहीं, मैंने हमारा एक आदमी है इंडियन एम्बेसी में दुबई में, तो अपना आदमी है, अपना लड़का है। उनको एक डायलॉग था कि अपना लड़का वहाँ पे है। वो अपने जूनियर्स को लड़का कहते थे। तो उस ज़माने में रिवाज होता था, जो IRS काडर होता है रेवेन्यू सर्विस का, इनके बहुत सारे ऑफिसर वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज में बाहर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव या इस किस्म की कवर पोस्टिंग करते हैं। वहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटी, स्मगलिंग वगैरह की नज़र रखने के लिए इनकी पोस्टिंग की जाती है। मुझे पता था कि ऑफिसर है, मुझे नाम भी पता है उसका, आज भी पता है, लेकिन मैं लूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता वो। तो बहुत बढ़िया क्लास ऑफिसर था, आज भी मेरा मित्र है वो। अभी तो उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी ले लिया, रिटायर होने वाला, लेकिन पहले ही रिटायर ले लिया, अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो दयाशंकर साहब बोले आज का दिन देखो, अगर वो लड़का कुछ करता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ अपने लेवल पे करता हूँ। तो अब मैं चुप करके बैठ गया कि DS को
काम बोल दिया तो करेगा। तो चौथी रात भी निकल गई, पाँचवा दिन आ गया और अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी, बलजीत परमार। ऊँचा सा वो एक आदमी लबादा वादा पहन के पेपर हाथ में लेके मुझे ढूंढ रहा है। मैं गया, बुरी हालत मेरी, आइए चलो, ले गया लाइन पे, पेपर वेपर निकाले, ठप्पे मारे, पासपोर्ट मेरे को वापस दिया और मैं थैंक यू बोला, उसको नीचे गया, अपना सामान लिया, एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वो ऑफिसर मेरी बाहर वेट कर रहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये भारत के दूतावास के स्टाफ को शाबाशी देनी चाहिए कि किन किन हालत में भी वो सामने नहीं आते लेकिन आपकी मदद करते हैं। कोई भी भारतीय कहीं फंसा हो, कहीं तकलीफ़ में हो तो हमारी सरकार के लोग उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। वो टैक्सी लेके, सरकारी गाड़ी लेके नहीं आया, अपनी एम्बेसी की गाड़ी झंडे वाली लेके नहीं आया, वो एक टैक्सी लेके आया और मुझे बैठा के जहाँ मुझे जाना था, जिस आदमी ने मेरी स्पॉन्सरशिप की थी, जिसके होटल में मुझे रुकना था, वहाँ छोड़ के मेरे साथ खाली चाय का कप पिया और चला गया। बोलता मेरा बहुत काम है और कोई तकलीफ़ हो तो बताना, और अपना नंबर मुझे कागज़ पे लिख के दे गया, अपना कार्ड नहीं दे के गया। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था वो विजिटिंग कार्ड नहीं देते अपना किसी, लेकिन मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसको दे दिया। और मुझे उसके बाद थोड़ा हौसला भी हुआ, लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ था कि कहीं इनकी इंक्वायरी वो आदमी की निकल आई। जब कुछ कंप्लेंट हुई जो 4 दिन 4 रात 5 दिन मुझे रोक के रखा है, बात तो ज़रूर है, लेकिन अब हौसला ये था कि इंडियन एम्बेसी बीच में इन्वॉल्व हो गई तो शायद इनको थोड़ा डर रहेगा। निकले असल में बाद में बात वही निकली, उस आदमी ने मेरे नाम का अलर्ट डाल के रखा हुआ था कि मैं कोई गलत किस्म का आदमी हूँ, कुछ इस किस्म का एलिगेशन लगा के मैंने उसको मारा। कुछ मारपीट की एलिगेशन लगाई थी कि जब वो मुंबई में था तो बलजीत परमार ने मुझे मारा था, हाथ उठाया मेरे ऊपर, बेइज्जती की, ये पूरा 10-12 लोगों को लेके इस किस्म का वो जो पहले से ड्रामा हो रहा था। मेरी एंट्री तो बहुत बाद में हुई थी। तो खैर मैं वहाँ से एक दिन में अपना काम निपटा के अगले ही दिन वापस मुंबई लौट आया। ये कहते हैं कि ज़िंदगी बच के है नहीं, वहाँ उस समय दुबई में पूछने वाला कोई नहीं था। किसी भी इल्ज़ाम में आपको फांसी भी लगा देते, गला काट देते, कुछ कर देते, कोई पता नहीं चल रहा था। तो दोस्तों, ये अगर आपकी बनी बनाई है, आपके दोस्त अच्छे हैं, आप अच्छे हो, आपका किरदार अच्छा है, आप ईमानदार हो, तो सरकार की आपके साथ खड़ी होती है। अगर मैं कोई क्रिमिनल बुरा आदमी होता तो सरकार मेरा साथ नहीं देती थी, सरकारी अफसर मेरा साथ नहीं देते। तो आने वाले दिनों में इसी के तरफ कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।